मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ब्लेंड टूल पे बात करेंगे। ब्लेंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर देना, और ब्लेंड टूल से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपस में ब्लेंड करते हैं और उनमें मौजूद कलरिंग को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर कर देती हूँ, और उसके बाद एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करके इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ, और उसके बाद कॉन्टोर के नीचे हमारे पास ब्लेंड टूल मौजूद है। अगर मैं ये टूल सिलेक्ट करती हूँ और ब्लेंड टूल लेने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट से ड्रैग करते हुए यहाँ पे लेके जाऊं या इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाके ड्रैग करूं, ये ब्लेंड हो जाएंगे। मैं इसे यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ड्रैग करूंगी तो ये आपस में ब्लेंड हो जाएंगे और इनकी कलरिंग आपस में मिक्स हो रही है। और अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट बड़ा और एक छोटा है तो इनकी साइजिंग भी आपस में ब्लेंड होने लगेगी। ग्रेजुअली बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ हमारी शेप्स आने लगेंगी। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आती हूँ तो सबसे पहले हमारे पास प्रीसेट है। पहले मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस नॉर्मल कर देती हूँ। नॉर्मल करने के बाद मैं पिक टूल लूंगी, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट प्रेस करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लेंड टूल लूंगी। ब्लेंड टूल लेने के बाद मैं प्रीसेट पे आऊं, यहाँ से सबसे पहले स्ट्रेट 8 स्टेप है, तो अगर मैं स्ट्रेट 8 स्टेप पे क्लिक करती हूँ तो अब देखिए हमारी ब्लेंडिंग के 8 स्टेप बन रहे हैं। इसमें से वो दो ऑब्जेक्ट शामिल नहीं होते जो हमने खुद से बनाए होते हैं, बल्कि इसके अंदर 8 स्टेप बन रहे होंगे। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद मैं नीचे आऊं, नीचे 10 स्टेप हैं तो इससे हमारे 10 स्टेप बन जाते हैं। उसके बाद 20 डेसिमल है तो इससे हमारे स्टार्टिंग के स्टेप क्लोज होंगे और उसके बाद ये थोड़े दूर होने लगेंगे। और उसके बाद रोटेशन 90 डिग्री है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो हमारे ऑब्जेक्ट रोटेट होने लगेंगे 90 डिग्री पे। आप देखें हमारे ऑब्जेक्ट रोटेट हो गए। और उसके बाद मैं नीचे आऊं तो नीचे लूप ब्लेंडिंग है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूं तो ये लूप कर जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐड प्रीसेट का है। अगर हम उसका कोई प्रीसेट बनाते हैं और उसको इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं। ये मैं थोड़ी देर बाद आपको करके दिखाती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ओरिजिन का है कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ वाक़ है, और उसके बाद इसकी साइजिंग है। और साइजिंग के बाद हमारे स्टेप हैं। अगर मैं इस तादाद को बढ़ाऊं, मैं यहाँ से इसको बढ़ा सकती हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ से काउंटिंग इंक्रीज करूंगी हमारे स्टेप बढ़ने लगेंगे। और अगर मैं इसको डिक्रीज करना चाहती हूँ तो इस ट्रायंगल पे क्लिक करके इसके स्टेप कम कर सकती हूँ। यहाँ से हम अपनी ब्लेंडिंग में कम या ज्यादा स्टेप दे सकते हैं। अब मैं इनको यहाँ से स्ट्रेट कर देती हूँ, और स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से थोड़े से स्टेप ज्यादा कर देती हूँ। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ब्लेंडिंग डायरेक्शन का है। अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो आप देखें हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होने लगेगी। ये ऑब्जेक्ट हमारे घूमने लगेंगे। आप देखें जैसे जैसे मैं इस एंगल को बढ़ा रही हूं ये हमारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अब आप देखें ये हमने एक ब्लेंडिंग ऑप्शन तैयार कर लिया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको हम प्रीसेट में ऐड कर दें, जब हम नया कोई भी ऑब्जेक्ट लें और हमने उसकी ब्लेंडिंग करनी हो तो यह खुद ब खुद उस पे अप्लाई हो जाए, तो मैं इस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। और ऐड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको नाम दे दूंगी। कोई सा भी नाम मैं अपनी मर्जी से रख सकती हूँ। मैं यहाँ पे 1 ही रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ जो लोकेशन जो मुझे बता रहा है, मेरे कंप्यूटर की लोकेशन बता रहा है। अगर तो आप अपने कंप्यूटर की लोकेशन पे इसको सेव करते हैं तो ये आपको कोरल ड्रा में शो होगा और आप इसे लेकर इजीली वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी और लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी और लोकेशन पे सेव करते हैं तो आपको इसको वहां से जाके पिक करना होगा। तो मैं इसे अपने कंप्यूटर की लोकेशन पे ही रहने देती हूँ। इसकी लोकेशन चेंज नहीं करती, जस्ट इसका नाम चेंज करूंगी और यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर दूंगी। अब आप देखें अगर मैं प्रीसेट पे आऊं तो नीचे 1 नाम से ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है और यहाँ मुझे शो भी हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे आऊंगी और प्रीसेट में आकर यहाँ पे 1 पे क्लिक करूंगी। तो आप देखिए जिस तरह से ये ऑप्शन रोटेट कर रहे हैं और ये हमारे ऑब्जेक्ट उसी तरह से रोटेट होके आ रहे हैं। अगर मैं इसमें कलर फिल करूं
तो अब इसमें रेड कलर फिल हो गया, और अगर ब्लू करूं तो ब्लू हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इस सिलेक्शन को खत्म करके इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर फिल करूं तो इसी तरह से कलरिंग आ रही है, और ये हमारे ऑब्जेक्ट उसी तरह से रोटेट होके आ रहे हैं। मैं इन्हें डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर कर देती हूँ, और उसके बाद एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड ऑप्शन पे आऊंगी और प्रीसेट पे 1 पे आके क्लिक करूंगी। तो आप देखें सेम वही ऑप्शन हमारे पास अप्लाई हुआ है। और जो प्रीसेट आपने खुद से बनाया है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके इस माइनस ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लूप ब्लेंडिंग का है। लूप ब्लेंडिंग के ऑप्शन को आप प्रीसेट में से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट लूप कर जाएगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास न्यू पाथ का है। अगर हम अपनी ब्लेंडिंग को किसी पाथ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ से छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगी और इसमें गोल्डन कलर फिल कर देती हूँ। और गोल्डन कलर फिल करने के बाद मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर देती हूँ। मैं यहाँ से कॉनिक फाउंटेन फिल लेकर इसमें कलर फिल कर देती हूँ, और इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ। और नन करने के बाद मैं इसके साइज को मजीद छोटा कर लेती हूँ, और इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैं ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, और ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके ब्लेंडिंग कर लूंगी। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग कर ली है। अब अगर मैं इसे किसी पाथ पे फिट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं अगर एक सर्कल लेती हूँ, और सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ से ब्लेंड टूल सेलेक्ट करूंगी, और ब्लेंड टूल सेलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लेंड किए हुए ऑप्शन है मैं इनको सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब यहाँ न्यू पाथ का ऑप्शन मुझे शो हो रहा है कि मैं इनको एक नए पाथ पे लाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से न्यू पाथ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरा माउस का कर्सर इस तरह से चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर इस पाथ पे लाके क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरे इस पाथ पर अप्लाई हो गए, लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त क्लोज हैं, तो मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ। वो ऑप्शन थोड़ा आगे है, हम बाद में देखते हैं, पहले इसमें जो तमाम ऑप्शन को देख लें। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन शो पाथ का है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इनकी सिलेक्शन खत्म होकर ये पाथ की सिलेक्शन मुझे जस्ट शो रही होगी। अब अगर मैं इसे पकड़कर छोटा या बड़ा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इससे मेरा पाथ छोटा होगा तो मेरे ऑब्जेक्ट भी इसी के साथ ही मूव करेंगे। अगर मैं इस पाथ को बड़ा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं दोबारा ब्लेंड टूल ले लेती हूँ और इन पे क्लिक कर लेती हूँ और दोबारा इस पे आती हूँ। शो पाथ से मैं अपने पाथ पे वर्किंग कर सकती हूँ अगर मैंने उस पे कोई ब्लेंड की है। और डिटैच फ्रॉम पाथ से हमारे ये ऑब्जेक्ट पाथ से अलहदा हो जाएंगे। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरे ऑब्जेक्ट मेरे पाथ से अलहदा हो गए। अब अगर मैं इसे उठा के मूव करती हूँ तो जस्ट मेरा सर्कल मूव होगा, मेरे ये ऑब्जेक्ट नहीं। मैं दोबारा इसको यहाँ पे ले आती हूँ और दोबारा इनको इसी पाथ पे फिट कर देती हूँ। मैं न्यू पाथ पे क्लिक करके इसको इस पे फिट कर देती हूँ। अब अगर मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इन एरोज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मोर ब्लेंडिंग ऑप्शन का नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर ब्लेंड अलोंग फुल पाथ का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये मेरे पूरे पाथ के साथ इक्वली मूव कर रहे हैं। और उसके बाद अगर इनकी तादाद को बढ़ाना चाहूं या कम करना चाहूं तो कर सकती हूं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इनकी तादाद को ज्यादा करती हूँ तो ज्यादा भी कर सकती हूँ, और अगर इनकी तादाद को कम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं पाथ के कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर येलो कलर पे क्लिक करके आउटलाइन कलर येलो कर दूं तो आप देखें कितना खूबसूरत सा इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। और जरूरी नहीं है हम इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को जस्ट राउंड शेप पे अप्लाई करें, हम इन्हें हार्ट शेप पे अप्लाई कर सकते हैं, हम इन्हें रेक्टेंगल ट्रायंगल किसी भी शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन थोड़े कलरिंग से रिलेटेड है तो मैं दोबारा ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें ग्रीन कलर कर देती हूँ
और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ और उसके बाद ब्लेंड टूल से मैं इनकी ब्लेंडिंग कर देती हूँ। और उसमें सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट ब्लेंड का है और इस वक्त जो ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट ब्लेंड ही है। इससे दो कलर दरमियान में जैसे जैसे इनके शेड आपस में मिक्स होते हैं तो वही शेड हमारे पास आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग का है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखिए हमारे कलर इस तरह से चेंज होने लगेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन काउंटर क्लॉकवाइज ब्लेंडिंग है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये कलर इस तरह से चेंज हो जाएंगे। मैं दोबारा क्लॉकवाइज पे आऊं तो ये ज्यादा कलरफुल से कलरिंग आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सीलरेशन का है। तो यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट की कलरिंग में चेंजिंग ला सकते हैं या उनकी आपस में जो फासला है उनको कम ज्यादा कर सकते हैं। इस वक्त हमारे ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन और कलर की एक्सीलरेशन अटैच हैं। अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ मूव होंगे, इनकी कलरिंग भी और इनका फासला भी। इस लॉक को खोलने के लिए मैं इस पर क्लिक करूं तो अब ये लॉक ओपन हो चुका है। अगर मैं अब अपने ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन चेंज करती हूं तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रही हूं हमारे ऑब्जेक्ट का फासला एक से दूसरे के दरमियान चेंज हो रहा है। और मैं इसको दरमियान में कर देती हूँ। और उसके बाद कलर है, अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो अब जस्ट चेंजिंग हमारे कलर पे अप्लाई हो रही है। अब इसकी साइजिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जस्ट इसके कलर चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं वापस इस लॉक पे क्लिक करूं तो ये दोनों वापस अटैच हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को समझाने से पहले मैं अपने इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा साइज एक्सीलरेशन का है। अगर ये ऑप्शन ऑफ होगा तो मैं इस ऑप्शन को दूर लेके जाऊं या करीब लेके आऊं, इसकी साइजिंग में फर्क नहीं आएगा। आप देखें मैं जैसे भी इसको मूव कर रही हूँ मेरे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको ऑन करती हूँ और ऑन करने के बाद अगर मैं इसको छोटे ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाऊं तो मेरे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होने लगेगा। आप देखिए अब ये तमाम ऑब्जेक्ट के साइज बड़े हो चुके हैं। और अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो ये छोटे हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ रखती हूँ तो ये साइजिंग चेंज नहीं होगी। उसके बाद मजीद ऑप्शन समझाने से पहले मैं नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और इसमें कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ और ब्लेंड टूल से मैं इन दोनों को ब्लेंड कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इन एरोज पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले ऑप्शन इसमें हमारे पास मैप नोड का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और मैप नोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे इसके नोड नजर आने लगेंगे और मेरे माउस का कर्सर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब अगर इनमें से मैं किसी नोड पे क्लिक करती हूँ तो मेरे नोड मुझे यहाँ पे नजर आने लगेंगे। अब ये मेरे इस लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के नोड हैं। और अगर मैं इनमें से किसी नोड पे क्लिक करूँ तो आप देखिए हमारे ऑब्जेक्ट की शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी। मैं वापस कंट्रोल C कर देती हूँ और इस तरह से मैप नोड के ऑप्शन से आप अपनी शेप में थोड़ी चेंजिंग ला सकते हैं। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और नीचे ऑप्शन हमारे पास स्प्लिट नोड का है। तो इसके लिए मैं एक नया ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लेती हूँ, आपको कुछ नई शेप्स भी बना के बताती हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें ब्लू कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी और इसमें मैं रेक्टेंगल फाउंटेन फिल से कलर फिल कर देती हूँ। कलर फिल करने के बाद अब आप देखें इसकी शेप इस तरह से आ रही है और इसकी आउटलाइन मैं नन कर देती हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद अब मैं इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद कंट्रोल के साथ मैं एक कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D करके मैं इसकी कुछ कॉपीज ले लेती हूँ। मेरी कॉपीज थोड़ी ज्यादा हो गई और मेरे पेज से बाहर जा रही हैं तो मैं नीचे वाली कुछ कॉपीज को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं इनकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इनके नीचे बैकग्राउंड पे लगा देती हूँ ताकि आपको एक और ऑप्शन भी समझा सकूं। मैं इस रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करूंगी तो मेरे इस पेज के नीचे बैकग्राउंड आ जाएगा और मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेती हूँ। ब्लैक कलर फिल करने के बाद अब आप देखें मैं यहाँ से ब्लेंड टूल लूंगी। अब मैं जब ब्लेंड टूल को ड्रैग करूंगी तो वो इस बैकग्राउंड को भी पकड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड भी एक ऑब्जेक्ट है
और लेकिन जब मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे आऊंगी तो वो इसको पकड़ लेगा, इसको छोड़ देगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करना शुरू करूं तो आपको ये दरमियान में लाइनें बनती हुई नजर आ रही हैं। ये इसलिए है कि ये इस बैकग्राउंड के साथ ब्लेंडिंग कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे पहुंचूंगी तो वो इस बैकग्राउंड को छोड़कर इसके साथ ब्लेंडिंग कर देगा और मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से ब्लेंड हो गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक करती हूँ और अगर मैं इसकी तादाद थोड़ी सी कम कर देती हूँ ताकि इनके दरमियान फासला आ जाए। ये मैंने 8 स्टेप रख के इसकी ब्लेंडिंग कर दी ताकि इनके दरमियान कुछ स्पेस हो जाए। उसके बाद मैं इन एरोज पे क्लिक करूंगी और यहां से स्प्लिट ऑप्शन पे आऊंगी। स्प्लिट से हम ब्लेंडिंग के दरमियान में से किसी एक ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। इस वक्त ये हमारे तमाम ऑब्जेक्ट एक साथ हैं। अब अगर हम इनको मूव करते हैं तो ये एक साथ मूव होंगे। मैं पहले अपने पेज की थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ। मैं पेज प्रॉपर्टीज में आकर इसको लैंडस्केप कर देती हूँ और लैंडस्केप करने के बाद अब इनके दरमियान फासला थोड़ा ज्यादा हो गया। अब अगर इसमें मैं मजीद ब्लेंडिंग ऑप्शन ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इनकी तादाद 10 कर देती हूँ। मैं एक बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ, जो ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में लेते हैं और एंड में लेते हैं वो अलग होते हैं और उनके दरमियान ब्लेंडिंग के लिए जितने ऑप्शन क्रिएट होते हैं वो अलग होते हैं। अब मैं जस्ट अगर इस बार को सिलेक्ट करूं तो ये हाली सिलेक्ट होगी। अगर मैं इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूं तो ये तमाम सिलेक्ट होंगे। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा करती हूँ इसके साइज को, तो आप देखें जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रही हूँ मेरे तमाम ऑप्शन यहाँ से ये छोटे हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे जस्ट हाफ ऑप्शन छोटे हों, पूरे ऑप्शन छोटे ना हो, मैं कंट्रोल C कर देती हूँ। तो उसके लिए मुझे इन ब्लेंडिंग के ऑप्शन में से कुछ ऑब्जेक्ट को तोड़ना होगा और उसके लिए हम स्प्लिट ब्लेंडिंग के ऑप्शन को यूज करते हैं। मैं यहाँ से ब्लेंड टूल पे आती हूँ और यहाँ से मोर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आकर स्प्लिट ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ और अब मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे इसे कहाँ से स्प्लिट करना है। अब मैंने यहाँ पे 10 स्टेप लिए हैं तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये 6 वाले स्टेप को क्लिक करूंगी तो आप देखें ये ऑप्शन टूट चुका है। अब इसके अलग नोट बन चुके हैं। अब इसको मैंने यहाँ से स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद मैं दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आकर अगर इनको सिलेक्ट करूं तो आप देखें मेरे जस्ट इतने नोट सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब मुझे इसको भी स्प्लिट करना होगा तो मैं दोबारा मोर ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगी तो अब ये भी स्प्लिट हो गया। अब ये मेरे यहाँ से और यहाँ से स्प्लिट हो चुके हैं। अब अगर मैं इसके साइज को छोटा करती हूँ, आप देखिए मेरे जस्ट इस साइड के ऑप्शन छोटे हो रहे हैं, दूसरी साइड के ऑप्शन छोटे नहीं हो रहे। और अगर मुझे इनकी साइजिंग को कम करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को भी छोटा कर देती हूँ। अब देखें इसकी जस्ट मैंने हाइट छोटी की है तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है और इसकी मैंने विड्थ भी कम की थी तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है। और अगर मैं इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा कम करूं तो इसके इफेक्ट भी इस तरह से चेंज होने लगेंगे। इस तरह से स्प्लिट ऑप्शन को यूज करते हुए हम डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। मैं इस तमाम को ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करके इनके साइज को छोटा कर देती हूँ और छोटा करके यहाँ साइड पे रख देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ और इसमें पर्पल कलर कर देती हूँ और उसके बाद मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करूंगी और इसमें पिंक कलर कर दूंगी और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन से इन दोनों को ब्लेंड कर देती हूँ। ये हमने यहाँ से यहाँ तक ब्लेंडिंग की है और उसके बाद अगर हम इस ब्लेंडिंग को मजीद कंटिन्यू करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इलिप्स लूंगी और इसमें कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं ब्लेंडिंग को कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मजीद ब्लेंड कर देती हूँ। एक तरह से ये हमारा ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है और उसके बाद न्यू यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। और उसके बाद अगर मैं इन एरोज पे क्लिक करती हूँ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे फ्यूज स्टार्ट का ऑप्शन है। फ्यूज का मतलब है किसी चीज का खत्म हो जाना, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, अलग से नया स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा जो इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये ऑप्शन फ्यूज होकर यहाँ पे आ जाएगा। मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था वो उसने
कैरी कर लिया है और जो बाद वाला स्टार्टिंग पॉइंट था वो खत्म हो गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताती हूँ। अगर मैं अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस पे आऊं तो फ्यूज स्टार्ट का ऑप्शन हमारे पास शो हो रहा है कि हमने इसकी स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करना है, क्योंकि इस ऑप्शन का एंड यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से अब फ्यूज एंड का ऑप्शन शो होता है। जब हम अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट को जिसकी ब्लेंडिंग हमने पहले की थी उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्यूज एंड का ऑप्शन शो होगा, और अगर हम बाद वाला ऑप्शन जिसकी ब्लेंडिंग हमने बाद में की थी उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्यूज स्टार्ट का ऑप्शन शो होगा। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो इसका एंड पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है तो ये पॉइंट खत्म होकर यहाँ पे आ जाएगा। वैसे बेसिकली ये दोनों ऑप्शन सेम वर्क करते हैं। ये दोनों ऑप्शन ही इस पॉइंट को खत्म करके इसको स्ट्रेट कर देते हैं। अगर मैं फ्यूज एंड के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये यहाँ पे स्ट्रेट हो जाता है और इसका ये एंडिंग पॉइंट खत्म हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को हम देख चुके हैं, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, और उसके बाद लास्ट रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी हमारे पास उसी वक्त वर्क करता है। अब हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पे फिट करते हैं, उसके लिए मैं इस ऑप्शन को डिलीट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं कंट्रोल से बिल्कुल एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करूंगी और इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और इसके साइज को मजीद छोटा कर देती हूँ और इसमें ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ और इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद ब्लेंडिंग टूल से इन दोनों को ब्लेंड कर दूंगी। और इनको ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ से पॉलीगॉन लेकर एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ और पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बाद मैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके न्यू पाथ पे क्लिक करूंगी और इस पाथ पे क्लिक करूंगी तो ये तमाम ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच हो गए, लेकिन ये बिल्कुल इसके क्लोज हैं। अब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं मोर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से ब्लेंड अलोंग फुल पाथ पे क्लिक करूंगी तो ये पूरे पाथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब अगर मैं इनकी तादाद को थोड़ा सा कम कर दूं ये इस तरह से नजर आने लगेंगे। अब मैं दोबारा इन एरोज पे क्लिक करूंगी और यहाँ से अब आऊं तो रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट का ऑप्शन शो हो चुका है। अब अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें अब ये तमाम ऑब्जेक्ट रोटेट हो चुके हैं। और अगर मैं इनको वापस मूव करना चाहूँ तो मैं रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट पे वापस क्लिक करूंगी तो ये वापस अपनी असली जगह पे आ जाएंगे। अगर मैं दोबारा इनको रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं इन एरोज पे क्लिक करूंगी, मोर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो ये वापस रोटेट हो जाएंगे। और इस तरह से मैं इनको रोटेट कर सकती हूँ और ये ऑप्शन उस वक्त वर्क करता है जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को किसी पाथ के साथ अटैच किया होता है। और अगर मैं इनकी तादाद को ज्यादा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और मैं इनको उठाकर साइड पे कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और फिल करने के बाद मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन से इन दोनों को ब्लेंड कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अब अगर मैं शो स्टार्ट पे क्लिक करूंगी तो मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट शो होगा। मैं दोबारा इस पे आती हूँ और दोबारा इस पे आकर अगर मैं यहाँ से शो एंड पे क्लिक करती हूँ तो मुझे इसका एंडिंग पॉइंट शो होगा। अब अगर इसमें से मैं किसी ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर देती हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से स्प्लिट ऑप्शन पे आकर अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर देती हूँ और स्प्लिट करने के बाद मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आकर इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मुझे शो न्यू स्टार्ट पे क्लिक करूंगी तो अब ये मेरा नया ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये न्यू स्टार्ट मुझे शो हो जाएगा। मैं दोबारा इस ब्लेंडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से शो न्यू एंड पे क्लिक करूंगी तो जो नया एंड है वो मुझे शो हो जाएगा। इस तरह से हम न्यू एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को देख सकते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगी, ये वाला कलर फिल कर देती हूँ और एक छोटे साइज का पॉलीगॉन ड्रॉ करके इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों को ब्लेंड कर देती हूँ। ब्लेंड करने के बाद अगर मैं इनको थोड़ा रोटेट भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूंगी
और रोटेट करने के बाद मैं यहाँ से लूप ब्लेंडिंग अप्लाई करती हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से आ रहा है। अब मैंने जो ब्लेंडिंग ऑप्शन इस पे यूज किए हैं मैं दोबारा से यूज करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि मैं उसको यूं ही ब्लेंड कर लूं तो वो मैं इजीली कर सकती हूँ। मैं यहाँ से वापस एक पॉलीगॉन लूंगी और यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेती हूँ और उसमें यही वाला कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ पर एक और पॉलीगॉन ड्रॉ करके उसमें ये कलर फिल कर देती हूँ। वैसे कलर का कोई इशू नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे चेंज करके इसमें ग्रीन कलर फिल करूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से कॉपी ब्लेंडिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे माउस का कर्सर इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद मुझे उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिसकी प्रॉपर्टीज को मैं कॉपी करना चाहती हूं। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जो ऑप्शन इस पे अप्लाई हुआ है वही ब्लेंडिंग ऑप्शन इस पे अप्लाई हो गया और ये सेम उसी स्टाइल में कॉपीज मेरे पास आ रही हैं। और इस तरह से हम ब्लेंडिंग की प्रॉपर्टीज को कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर ब्लेंड का है। जो ब्लेंडिंग हमने अप्लाई की है अगर उसको क्लियर करना चाहते हैं तो मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखें हमारी ब्लेंडिंग क्लियर हो गई और हमारे पास जस्ट ये 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास बचे हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और इस ऑप्शन को भी छोटा करके यहाँ साइड पे रख देती हूँ। और उसके बाद ब्लेंडिंग के रोटेशन मोड से मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और सर्कल ड्रॉ करने के बाद रेड कलर फिल कर लेती हूँ और इसके साइज को बहुत छोटा सा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेती हूँ और कंट्रोल डी से मजीद इसकी कॉपीज ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद मैं इन सबको उठाकर इनकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और ब्लेंडिंग टूल लेकर इनको ब्लेंड कर देती हूँ। और ब्लेंड करने के बाद अब अगर मैं इनको रोटेट करूँ तो मैं जैसे जैसे इसको रोटेट करूंगी इसकी शेप चेंज होने लगेगी और मैं इसको जितना रोटेट करूंगी मेरे पास कुछ नया बन के आएगा और इस तरह से मैं इसे रोटेट करके डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकती हूँ और जो कि खूबसूरत इफेक्ट मेरे पास आएंगे। अब आप देखें इसे मैंने 350 पे रोटेट किया है तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बनकर आ रही है। और इस तरह के ऑप्शन आपको अक्सर ही यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। मैं इसके साइज को भी मजीद छोटा कर देती हूँ और छोटा करके यहाँ साइड पे रख देती हूँ। और उसके बाद अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन को लाइन पे यूज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से पेन टूल लेकर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं किसी भी स्टाइल में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी थिकनेस को थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ। और थिकनेस ज्यादा करने के बाद अगर इसमें मैं कोई और कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसमें पर्पल कलर फिल कर देती हूँ और पर्पल कलर फिल करने के बाद अब इसकी मैं एक कॉपी लेकर यहाँ पे रख दूंगी। और यहाँ पे रखने के बाद अब अगर मैं इसको ब्लेंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ब्लेंडिंग टूल लूंगी और इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ड्रैग करूंगी तो ये लाइनें आपस में ब्लेंड हो जाएंगी। अब अगर मैं इसकी तादाद को ज्यादा करती जाऊं तो ये मजीद खूबसूरत इफेक्ट मेरे पास आने लगेगा। और उसके बाद अगर मैं इसको रोटेट करूं, आप देखें जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रही हूं मेरे पास नई शेप्स बनकर आ रही हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत शेप मेरे पास बन के आ रही है। और अगर मैं इसके कलर को चेंज करके क्लॉकवाइज कर देती हूँ तो इस तरह से कलरफुल शेप मेरे पास आएगी। अगर मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज कलरिंग कर देती हूँ तो ये डिफरेंट शेप मेरे पास आएगी। इस तरह से हम लाइन से भी डिफरेंट तरह की शेप ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम कर्व वाली लाइन लें, हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से भी खूबसूरत ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा हम ब्लेंड टूल को टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर अपने माउस का कर्सर रखकर कैप लॉक ऑन करूंगी और बी लिख लूंगी। और बी लिखने के बाद मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर देती हूँ। और फॉन्ट को चेंज करने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसकी फिलिंग के कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इसकी फिलिंग में रेड कलर फिल कर देती हूँ और आउटलाइन में ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और इसके कलर को भी रेड कर देती हूँ और आउटलाइन में ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ। अब अगर ब्लेंडिंग टूल लेकर मैं इसे
यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पे ब्लेंड करूं तो इसकी ब्लेंडिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब ये हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमारा टेक्स्ट हमें समझ नहीं आ रहा, यहाँ से हम इसकी तादाद को भी ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेकर अगर इसके कलर को चेंज कर दूं तो आप देखें ये कलर इस तरह से चेंज होने लगेंगे। अब अगर मैं इस फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके इसकी आउटलाइन को व्हाइट कर दूं कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। और उसके बाद अगर मैं इस ब्लेंडिंग को सिलेक्ट करते हुए इसको रोटेट करूं तो आप देखें मेरे ऑप्शन रोटेट होने लगेंगे। मैं इसे जैसे जैसे रोटेट कर रही हूँ इसके इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। अब अगर मैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसके कलर को ग्रीन कर दूं तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। और अगर मैं ग्रीन के बजाय कोई और कलर चेंज करना चाहूँ, मैं इसमें ब्लू कलर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और अगर मैं लास्ट ऑब्जेक्ट को पकड़कर थोड़ा सा इसके क्लोज करती हूँ तो ये थोड़ा क्लोज होने लगेंगे। हम इसको सेट करके देख सकते हैं कि कहाँ की सेटिंग में हमारा टेक्स्ट हमें ज्यादा वाज़िया नजर आएगा। अब मैं इस बी के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। और अगर मैं इस बी के फॉन्ट को चेंज करके देखूं तो आप देखें ये अब भी हमारा वाज़िया हो गया। अब यहाँ से फॉन्ट चेंज करके देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट वाज़िया नजर आए। उसके अलावा उसकी कलरिंग चेंज करके, उसकी साइजिंग चेंज करके, बकाया ऑब्जेक्ट से उसकी क्लोजनेस या उसकी दूरी को देखकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस पे लूप ब्लेंडिंग अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। आप डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके किस टेक्स्ट के साथ कौन सा इफेक्ट आएगा और वो आपको कितनी खूबसूरती देगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।